नमस्कार साथियों। हमने पिछली क्लास में राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ा था, यानी फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। अब अपन इस वीडियो में भारत में आर्थिक सुधार यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं आर्थिक सुधारों के बारे में। ये आर्थिक सुधार एक वृहद अर्थ वाला शब्द है। इसका प्रयोग अल्पतर सरकारी नियंत्रण, अल्पतर सरकारी निषेध, निजी कंपनियों की आर्थिक भागीदारी, करों की अल्पतर दर आदि के संदर्भ में किया जाता है। यानी भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत सन 1991 से हुई है। यानी भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब से हुई है? सन 1991 में आर्थिक सुधार लागू हुए हैं। अब अगला है 1991 में चंद्रशेखर सरकार के कार्यकाल में भारत में भीषण आर्थिक संकट आ गया था और भारत सरकार के पास अपना सोना गिरवी रखने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं था। भारत के आर्थिक संकट को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यानी जब 1991 के अंतर्गत जब ये आर्थिक नियोजन नीति अपनाई गई थी, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रणाली अपनाई गई थी, उस वक्त पर भारत की अर्थव्यवस्था काफी संकट में आ गई थी तथा उस समय चंद्रशेखर सरकार यानी चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। अब क्या क्या कारण हुए थे? यानी 1991 के जो आर्थिक संकट आया था उसमें क्या समस्याएं आई थी? देखो, मुद्रास्फीति की दर 17% हो गई थी। यानी महंगाई बढ़कर उस समय 17% हो गई थी। राजकोषीय घाटा 8% के निकट पहुंच गया था। यानी जो फिजिकल डिफिसिट था वो 8% के निकट पहुंच गया था। तथा विदेशी विनिमय कोष मात्र 100 करोड़ डॉलर यानी लगभग 2400 करोड़ यानी भारतीय मुद्रा में रह गया था, जो कि मात्र 15 दिनों के भुगतान हेतु ही शेष बचा था। यानी भारत में काफ़ी संकट आ गया था। मुद्रास्फीति की दर काफ़ी महंगी हो गई थी। राजकोषीय घाटा बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो गया था तथा जो विदेशी विनिमय कोष था वो भारत के पास मात्र 15 दिन के लिए शेष रहा था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यानी 20 जून 1991 को भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री पीवी राव नरसिम्हा राव बने। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री के रूप में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं आरबीआई के पूर्व गवर्नर तथा योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष यानी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का चयन किया गया। उन्होंने 24 जुलाई 1991 को भारत का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जिसे भारत में आर्थिक सुधार का आरंभ माना जाता है। लेकिन इस अवधि में दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। यानी जब कहने का तात्पर्य यह है कि 1991 के अंतर्गत भारत में आर्थिक संकट आ गया था चंद्रशेखर सरकार में, तो उसके पश्चात 20 जून 1991 को भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री पीवी राव नरसिम्हा राव बने थे। उस समय भारत विकराल स्थिति में था। तो उस वक्त पे भारत के वित्त मंत्री के रूप में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम भी रह चुके हैं। उनको इस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई तथा उन्होंने 24 जुलाई 1991 को ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया। मतलब एक वित्त मंत्री के नाते उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। अब उसमें दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या हुए हैं वो देखते हैं अपन। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आईएमएफ ने $220 मिलियन का आपातकालीन ऋण दिया। यानी उस समय जब आर्थिक संकट था तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक होता है, फंड होता है, उसने $220 मिलियन का आपातकालीन ऋण दिया। भारत सरकार ने इस ऋण प्राप्ति के लिए 1 जुलाई 1991 को रुपये का 9% अवमूल्यन किया तथा 2 दिन बाद 11% का अवमूल्यन उस समय किया था। हालांकि ये चीज़ें एग्जाम में तो पूछने कम चांसेस है कि कितना परसेंट अवमूल्यन किया, उसके 2 दिन बाद में क्या किया, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल याद रखना है। अब आगे बात करते हैं कि नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है
उसकी प्रमुख नीतियाँ क्या क्या हैं देखो। अब नई आर्थिक नीति के अंतर्गत तीन मुख्य बातें अपनाई गई थी, यानी तीन फैक्टर अपनाए गए थे। पहला तो था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को सार्वभौमिकरण भी कहा जाता है। यानी उदारीकरण के अंतर्गत तो क्या हुआ था कि 1991 में जब नए आर्थिक सुधार किए गए थे उसमें तीनों चीज़ें लागू की गई थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इनको शॉर्ट में एलपीजी भी कहा जाता है। उदारीकरण के अंतर्गत निजी क्षेत्र की प्रवेश एवं विकास संबंधी बाधाओं को दूर करना, यानी जो निजी क्षेत्र की कंपनियां थी उनको उनके द्वार खोल दिए गए कि वो अपना व्यापार कर सकते हैं। और निजीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण को निजी क्षेत्र को ट्रांसफर करना। यानी जो निजीकरण था उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उद्योग धंधे थे उनका नियंत्रण निजी क्षेत्र को ट्रांसफर करने का कार्य किया गया था। तब वैश्वीकरण या सार्वभौमिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया गया। यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक के साथ में उसका एकीकृत किया गया था। इन आर्थिक सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रोफेसर राजा जे चेला को प्रमुख आर्थिक सलाहकार बनाया गया। यानी इन आर्थिक सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उस समय 1991 में प्रोफेसर राजा जे चेल्या को आर्थिक सलाहकार बनाया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन था 1991 में आर्थिक सुधारों का प्रभावी रूप से उनको इम्प्लीमेंटेशन करने या क्रियान्वित करने के लिए, तो वो थे प्रोफेसर राजा जे चेल्या को नियुक्त किया गया था। ठीक साथियों, इतना ध्यान रखना आपको। अब आगे बात करते हैं कि भारत में आर्थिक सुधार क्यों किए गए और जो आर्थिक सुधार किए गए हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं। देखो, उदारीकरण की प्रक्रिया ने भारत को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करने की खातिर कई क्षेत्रों में और कई सुधारों को संभव बनाया है। पहला कार्य क्या हुआ कि 1991 से पहले जब भारत में आर्थिक सुधार नहीं हुए थे उस वक्त में कई सरकार द्वारा कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। अब जब आर्थिक सुधार प्रणाली लागू की गई उसके पश्चात में कई चीज़ों पर, कई उद्योग धंधों पर प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं क्या हुआ। औद्योगिक लाइसेंस प्रथा की समाप्ति की गई, यानी जो गिने चुने उद्योग धंधे थे उनका अपन आगे अध्ययन करेंगे। जो गिने चुने उद्योग धंधे थे उनको ही लाइसेंस के दायरे में रखा गया और अन्य जो इंडस्ट्रीज थी उनमें लाइसेंस देने की प्रणाली को आसान बना दिया गया या बिल्कुल ही लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। आयात शुल्क में कमी लाना तथा मात्रात्मक तरीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाना। अगला कारण था वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया गया, पूंजी बाजार का उदारीकरण किया गया, निजीकरण भी किया गया। आयकर तथा निगम कर में कमी की गई, यानी 91 से पहले इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में काफ़ी मात्रा में गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लगाया जाता था, यानी इसकी जो रेट रहती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। उनको इनकम टैक्स तथा निगम कर को 91 के पश्चात कम किया गया। शहरी सुधार, पेंशन क्षेत्र में सुधार किया गया, सब्सिडी में कमी की गई, तो FRBM एक्ट 2003 को पारित किया गया। ठीक है साथियों, तो आगे बात करते हैं आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के प्रमुख कदम, यानी जो आर्थिक सुधार किए गए थे उनकी प्रक्रिया के प्रमुख स्टेप क्या क्या थे। देखो, डी लाइसेंसिंग क्या होता है। देखो, सरकार द्वारा बजट के साथ साथ एक औद्योगिक नीति लाई गई जिसमें कुछ क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया है। सिर्फ 5 क्षेत्रों के लिए ही लाइसेंस अनिवार्य है। देखो, कौन से पाँच क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखो, पहला आता है शराब उद्योग, सिगरेट एवं सिगार उद्योग, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस और घातक रासायनिक उद्योग। यानी जब 1991 की नीति बनाई गई थी उस टाइम पे ये 5 उद्योग धंधों को इसमें अनिवार्य किया गया था। लेकिन इसके पश्चात 6 अगस्त 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत 3 विशेष उद्योगों की श्रेणी बनाई गई, यानी जिसमें 3 विशेष उद्योगों की श्रेणी बनाई गई। उनमें उद्योग थे टीनी उद्योग, स्मॉल उद्योग और रूरल यानी ग्रामीण उद्योग। 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया था।
अब आगे आगे बात करते हैं। केवल 3 क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया। यानी सबसे पहले तो अभी ये गवर्नमेंट के अंतर्गत जो ये 3 डिपार्टमेंट है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए हैं। यानी इनका जो इन परमाणु ऊर्जा है, परमाणु खनिज है और रेल परिवहन है, इनका संचालन निजी क्षेत्र को ट्रांसफर नहीं किया गया है। यानी इनका संचालन और हस्तक्षेप भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है। यानी परमाणु ऊर्जा, परमाणु खनिज और रेल परिवहन का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अब आगे बात करते हैं। वर्तमान में परमाणु खनिज क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। यानी जो 1991 में तो ये सब चीज़ें तय थी, लेकिन उसके पश्चात समय में परिवर्तन हुआ, आवश्यकताएं चेंज हुई, सरकारें बदली, नीतियां चेंज हुई, तो उनके हिसाब से परमाणु खनिज जो अपना एटॉमिक मिनरल्स होता है उस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। यानी इस क्षेत्र का व्यवसाय निजी क्षेत्र वाली कंपनियां भी कर सकती है। अतः वर्तमान में केवल 2 क्षेत्र ही परमाणु ऊर्जा तथा रेल परिवहन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। यानी वर्तमान में देखा जाए तो केवल रेल परिवहन और परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो उद्योग धंधे होते हैं वो ही सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है। यानी केंद्रीय रूप से इन 2 ही उद्योगों का कंट्रोल भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यानी इनका निजीकरण अभी तक नहीं किया गया है। अब आगे बात करते हैं MRTP एक्ट। जो ये MRTP एक्ट होता है, एकाधिकार प्रतिबंधात्मक अधिनियम होता है, को समाप्त कर इसकी जगह CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कर दिया गया है। ठीक है साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपको एग्जामिनर कि MRTP एक्ट की स्थान किस एक्ट ने ले लिया है। तो MRTP एक्ट का स्थान CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ले लिया है। अब 2015 में भारत में सर्वाधिक ग्रीनफील्ड निवेश प्राप्त करने वाला देश था। यानी भारत 2015 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा ग्रीनफील्ड निवेश प्राप्त करने वाला देश था। आगे बात करते हैं। FIPB यानी विदेशी विनिमय प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना 1991 में हुई और यह सार्वभौमिकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विदेशी विनिमय प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो विदेशी विनिमय प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना 1991 में हुई थी। यानी इसको इंग्लिश में शॉर्ट में FIPB बोला जाता है। ठीक है साथियों, अब आगे बात करते हैं। अब 1991 से पहले आर्थिक सुधारों से पहले कई संस्थाओं की स्थापना भी हुई थी। अब अपन उनको देखते हैं। देखो, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी एक्ट 1992 के तहत, यानी जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय सेबी एक्ट नहीं बना था, लेकिन बाद में 1992 के तहत संवैधानिक मान्यता, यानी इसको संवैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। यह भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। यानी एग्जाम में पूछे कि सेबी का कार्य क्या होता है, तो सेबी का मुख्य कार्य भारत में प्रतिभूति और वित्त के नियामक का कार्य करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, यानी सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। अगला है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई तथा इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। अगला है BSE, यानी ये स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है इनके माध्यम से। अब BSE है, BSE की फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यानी NSE तो बाद में बना था, इससे पहले BSE था। यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत यह स्टॉक एक्सचेंज भी सभी सदस्यों एवं सभी व्यवसायियों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। अब बात करते हैं NSE के अंतर्गत NSDL आता है। NSDL की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत CDSL आता है, यानी सेंट्रल डिपॉजिटरीज सिक्योरिटीज लिमिटेड। दोनों NSDL CDSL का गठन 1995 में हुआ था।
वर्तमान में यह दोनों पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि NSDL और CDSL या निजी कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, तो ध्यान रखें ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब बात करते हैं विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड NFIPB का गठन 1992 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य भारत में निवेश को बढ़ाना है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि FIPB का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है या निवेश को बढ़ाना है। विदेशी निवेश देखो दो प्रकार का होता है, ये अच्छा पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करें या अच्छी तरह से देखें इसको कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है कि FDI क्या होती है, FPI क्या होती है, इनकी निवेश दर क्या होती है, कितनी सीमा में निवेश किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको देखना है। देखिए पहले बात करते हैं FDI की। FDI की फुल फॉर्म होती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी इसकी अनुमति कौन देता है? यानी FDI की अनुमति FIPB देता है। इसकी निवेश सीमा 100% है, यानी FDI में 100% तक निवेश किया जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। यह निवेश चालू व नई परियोजनाओं के लिए भी हो सकता है। यानी जो यह निवेश है, इसमें जो निवेशक द्वारा पैसा लगाया जाता है वो कोई भी चालू परियोजना हो या कोई नई सिरे से परियोजना स्टार्ट की जा रही है, उसमें भी वो पैसा लगा सकता है। यानी दोनों ही परियोजना में निवेश किया जा सकता है। यह निवेश केवल तकनीकी सहायतार्थ भी हो सकता है, यानी यह जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है केवल तकनीकी जो टेक्निकल सपोर्टिंग का कार्य किया जाता है उसके लिए भी हो सकता है। अगला बात करते हैं FPI यानी विदेशी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कहा जाता है इसको, या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भारत के शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। यानी FPI के माध्यम से शेयर बाजार यानी जो NSE BSE है उनमें निवेश किया जाता है। निवेश की अधिकतम सीमा 10% ही होती है। दोस्तों याद रखें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या जाएगा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में अधिकतम निवेश की सीमा कितनी है, तो अधिकतम निवेश की सीमा सिर्फ 10% हो सकती है, यानी 10% से ज़्यादा निवेश नहीं किया जा सकता है। तथा FDI के अंतर्गत 100% की निवेश सीमा है, यानी 100% तक की छूट सरकार ने दे रखी है। ठीक है साथियों, ये अच्छी तरह याद रखें कि FDI में निवेश सीमा कितनी है तथा FPI में निवेश सीमा कितनी है। इसमें FDI में 100% है तथा FPI के अंतर्गत 10% निवेश सीमा है। अब अगली बात करते हैं FPI के में इसके लिए सेबी के पास पंजीकृत होना आवश्यक है। यानी जो जो FDI के अंदर पैसा लगाया जाता है निवेशकों द्वारा, उसमें पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होता है उसके अंतर्गत सेबी के पास रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। और निवेश शेयर और डिबेंचर दोनों में हो सकता है। जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो शेयर में भी हो सकता है यानी अंशों में भी, या डिबेंचर्स में भी यानी ऋण पत्र में भी हो सकता है। अब FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दो प्रकार का होता है। देखो एक तो होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। दोस्तों इसको अच्छी तरह देखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FDI निवेश कितने प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से होता है, तो ग्रीन फील्ड होता है और एक ब्राउन फील्ड होता है। यानी ग्रीन फील्ड किसे कहा जाता है, ब्राउन फील्ड किसे कहा जाता है, ये ध्यान रखें। देखते हैं बात ग्रीन फील्ड क्या होता है। जो विदेशी निवेश नई परियोजनाओं में किए जाते हैं, यानी जो नए प्रोजेक्ट होते हैं उनमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उनको ग्रीन फील्ड कहा जाता है, यानी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तब ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जो परियोजनाएं पहले से चल रही हो, यानी जो परियोजनाएं प्रोग्रेसिव हो, यानी उनका कार्य वर्तमान में चल रहा हो, यानी वो नई सिरे से नहीं चल रही हो, उनको ब्राउन फील्ड निवेश कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे, अपन फेरा और फेमा की बात करते हैं। दोस्तों ये अच्छा टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से देखें, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। यानी फेरा क्या होता है और फेमा क्या होता है, देखते हैं। पहले बात करते हैं फेरा की। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि फेरा की स्थापना कब हुई और फेमा की कब हुई, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनके कार्य क्या हैं, ये सब चीज़ें देखें।
यानी फेरा की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। यानी इसकी स्थापना तो कब हुई थी? 1973 में ये लागू हुआ था फेरा। और ये विदेशी विनियमन नियमन कानून इसको हिंदी में कहा जाता है। इसके अंतर्गत अपराध करने पर दंडनीय अपराध मिलता था। यानी जो फेरा कानून था उसके अंतर्गत यदि किसी भी निवेशक या कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता था उसमें उसको दंडनीय अपराध मिलता था। अब फेरा में कुछ कमियां थी, तो भारत सरकार द्वारा इसकी कमियों को दूर करने के लिए नया अधिनियम लाया गया फेरा की जगह। तो नया अधिनियम कौन सा था? फेमा। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह भारत सरकार द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया। यानी इसको हिंदी में कहते हैं विदेशी विनिमय प्रबंध कानून, फेमा एक्ट। ये फेमा एक्ट 1999 के नाम से जाना जाता है तथा यह 1 जून 2000 से लागू हुआ। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब से लागू हुआ? तो इसका कानून तो बना था 1999 में तथा यह देश में लागू हुआ था 1 जून 2000 से। कब हुआ था? 1 जून 2000 से लागू हुआ था। और यानी इसने फेरा की जगह फेमा ले ली है। यानी मैंने अभी बताया था आपका कि 1973 में फेरा की स्थापना की गई थी, उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को सुधार करते हुए उसकी जगह नया एक्ट प्रतिस्थापित किया गया जिसको फेमा के नाम से जाना जाता है। अब इस एक्ट के आने के पश्चात फेरा को समाप्त कर दिया गया, यानी भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में केवल फेमा ही अभी क्रियान्वित है। तो ठीक है साथियों, आज अपने आर्थिक सुधारों के बारे में, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण के बारे में अध्ययन किया है। एफडीआई क्या होती है, एफपीआई क्या होती है, कौन कौन से उद्योग धंधे अभी वर्तमान में आरक्षित है, किन उद्योग धंधों को लाइसेंस से मुक्त किया गया है और किन उद्योग धंधों को व्यापार करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के कौन कौन से उद्योग हैं, कौन से उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना होता है और सार्वजनिक क्षेत्र में केवल वे ही उद्योग हैं जिनको सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, यानी उनका निजीकरण नहीं किया जा सकता है। इन चीज़ों का अपन ने आज विस्तार से अध्ययन किया। ठीक है साथियों, ये शॉर्ट एंड स्वीट है। एग्जाम में आएगा तो यहाँ से आने की पूरी पूरी संभावना है। यानी मैंने ये शॉर्ट में वीडियो बनाया है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। ठीक है साथियों, आपका एग्ज़ाम अभी पहले 17 सितंबर फिक्स था, लेकिन आज 16 अगस्त हो गया है। तो इस बात से तो ये आइडिया लग रहा है कि अभी तक यही गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है कि कौन तो एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। यानी वो क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया कि 40% वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा। तो ये भविष्य गर्त में है, इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जल्दी समाधान हो जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। एग्ज़ाम 17 सितंबर को तो मेरे हिसाब से कभी नहीं होगा, हालांकि इसके नेक्स्ट मंथ में कभी भी हो सकता है, वो बोर्ड का विवेक है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।